चलिए, लास्ट टाइम कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोग ने वेरिएबल्स ऑफ सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया था और उसमें हम लोग आई थिंक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तक पहुँच चुके थे, है ना। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ये सारी बातें हम लोग ने अब तक के देखा था, ओके। और साथ ही साथ हम लोग ने ये भी देखा था कि अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है, प्रॉपर बंद कर एमा, अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, हमने वो भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला देखा था, दैट इज़ थीटा अपॉन ट्वाइस पाई। अब हम बढ़ते हैं आगे और हमारा अगला पार्ट दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा ध्यान दो सब लोग, इधर पूरा फोकस इधर। एंगुलर वेलोसिटी, सीधी सीधी लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बोले एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि भैया अगर मैं कहता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूं कि मेरा एक पार्टिकल 1 सेकेंड में, कितनी देर में? 1 सेकेंड में π/2 रेडियन, कितना बेटा? π/2 रेडियन। π/2 रेडियन बोले तो कितना होता? 90 डिग्री। 1 सेकेंड में π/2 रेडियन कवर करता है। तो मैं बोलूँगा ठीक है भाई, मेरा एक पार्टिकल 1 सेकेंड में π/2 रेडियन एंगल उसने कवर किया। मैं पूछूंगा उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या है? आप बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? आप कहेंगे π/2 रेडियन। कितनी देर में हुआ? तो बोले 1 सेकेंड में। तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहा जाएगा π/2 रेडियन पर सेकेंड, है ना। अगर इसी तरह से मैंने कहा कि मेरा पार्टिकल एक गोल 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 घूम रहा है और मैं देखता हूं कि वो 2 सेकेंड में 60 डिग्री का एंगल कवर करता है। कितनी सेकेंड में? 2 सेकेंड में कितना? 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री के एंगल को रेडियंस में क्या कहा जाता है? बोलो क्या कहा जाता है? π/3। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बोलेंगे 60 डिग्री, जिसको आप कहते हैं π/3 अपॉन 2 सेकेंड्स, जो कि कितना हो जाएगा? π/6 रेडियन पर सेकेंड। चलो जल्दी अंदर, टाइम पे आया करो यार, अभी आएंगे रोक देना। π/6 रेडियन पर सेकेंड। तो आपने नोटिस क्या किया बेटा यहाँ पे कि वो सिंपल ये बताता है कि 1 सेकेंड में वो कितना एंगल कवर करने वाला है ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है कि 1 सेकेंड में आगे कितना चल के जाने वाला है, और यहां क्या बताएगा कि 1 सेकेंड में वो कितना एंगल कवर करेगा। सीधा सीधा ये आपका क्या कहलाता है? एंगुलर वेलोसिटी। आइए बस समझे, ठीक है। तो अब ठीक है, ये तो हो गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, या जिसे हम लोग कहते हैं ओमेगा, ओके। इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से हम लोग। जरा हम लोग लिखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called as angular velocity, is called as angular velocity। कितनी तेजी से आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वक्त के साथ बदल रहा है उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग इसमें 2 टाइप की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। तो मैं पहले लिखूंगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी
ठीक है, चलो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? वेरी सिंपल, फाइनल या फिर कहा जाएगा फाइनल एंगुलर पोजीशन टू इनिशियल एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम। बोले ये कैसे हुआ? अरे भाई सिंपल सी बात है, मेरा एक पार्टिकल है, मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पहले पार्टिकल यहाँ था, पोजीशन P1 था, ये इसका रेडियस वेक्टर जिसने एंगल θ1 बनाया। फिर थोड़ी देर के बाद टाइम t के बाद मान लो पार्टिकल यहाँ आ गया, तो बोले यहाँ का पोजीशन वेक्टर ये आएगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा? तो बोले वो हो जाएगा θ2। मैं आपसे कहूँगा अच्छा या ये लाइन का एंगल कितना आया? θ1, ये लाइन का एंगल कितना आया? θ2, तो ये पार्ट कितना होगा? θ2 माइनस θ1 होगा ना। मैं कहूँगा पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ गया, मान लो पार्टिकल ने अपनी जर्नी जब स्टार्ट किया था वो यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर टाइम कितना हो रहा था? बोले 0। जब यहाँ पहुँचा तो टाइम कितना? t1। यहाँ जब पहुँचा तो कितना? t2। फिर मैं पूछूंगा ठीक है भाई, पार्टिकल ने अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया, गोल 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 घूम रहा है, जब वो यहाँ पहुँचा तो टाइम t1 हो रहा था, एंगल θ1 हो रहा था, जब यहाँ पहुँचा तो टाइम t2 हो रहा था, एंगल θ2 हो रहा था। मुझे ये बताओ P1 से P2 तक आने के लिए, P1 से P2 तक आने के लिए कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा? तो बोलेंगे यार ये बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है? θ2, यहाँ से यहाँ का एंगल कितना है? θ1। ये θ2 में से θ1 को क्या करने का? माइनस, बचा कुछ है, ये जो है आपका क्या बन गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फिर बोलेगा भाई यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचा? अरे तू पहले बता, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा? t1 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगा? t2 सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा होगा? t2 माइनस t1। वेरी सिंपल। तो वही हुआ ना भैया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डेल्टा लिखना ज़रूरी है, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट आपको एक्स एक्सिस से पूछ लिया जाए। मतलब कैसा समझानी भाई? मान लो कि आपका पार्टिकल यहाँ से उठा और यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से उठा यहाँ से पहुँच गया। अब मैं पूछूंगा ठीक है, ये एंगल कितना है? थीटा। पहले एक बात बताओ, जर्नी की शुरुआत यहीं से हुई, यहाँ पर टाइम हमेशा कितना होता है? बोले 0, है ना, या t1 बोलो कितना हो जाएगा? 0। मान लो यहाँ से यहाँ पहुँचने में क्या टाइम कितना होगा? तो बोले t2, जिसको t करके बता देंगे। अच्छा, शुरू में एंगल कितना था? तो बोले 0। बाद में एंगल कितना है? तो बोले थीटा। अब अगर यही फॉर्मूला लगाऊंगा मैं एवरेज वेलोसिटी का, तो वो क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 0 t माइनस 0, यानी कि थीटा अपॉन टी। आया ना, है ना। तो चाहे तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते थीटा अपॉन टी, या ऐसा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते। बस मीनिंग क्या हो जाता है कि जब हम लोग देखते हैं, हम श्योर हमें मालूम है कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक्स एक्सिस से, या इस पॉइंट P1 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ तक के गया, और हमें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो आप ऐसा लिखते हैं उसको, है ना। और अगर बीच में कोई ऐसा पूछा है, उसने अचानक रैंडम बोला हुआ है कि भाई हाँ यहाँ से बीच में सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गया, अब वो पोजीशन क्या थी मुझे पता नहीं, है ना, बस इतना मालूम कि पहले एंगल इतना था, बाद में एंगल θ2 था, तो भाई बता एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? तो θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। सिंपल याद रखो, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब ये तो था एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। दूसरा जो आता है हमारे पास, जो हमारे काम का है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बोले इंस्टेंटेनियस क्या होता है भाई? अरे भाई अपन ने पढ़े हैं, अपन ने डेरिवेटिव पढ़ते वक्त भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आया था, मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब चैप्टर पढ़े थे तब भी इंस्टेंटेनियस वर्ड आया था, मोशन ऑफ प्लेन पढ़े थे तब भी इंस्टेंटेनियस आया था, है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे ही आप वर्ड इंस्टेंटेनियस देखते हैं दिमाग में घंटी बजती है काय की? डेरिवेटिव, है ना। मतलब सीधा सीधा अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, इंस्टेंटेनियस जब आप बोलते हैं तो यहाँ पर जो लिमिट होता है टाइम का, वो 0 के करीब आ जाता है ना। तो फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अभी भी आप डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी ही निकाल रहे हैं, बस फर्क ये है कि टाइम का जो लिमिट है वो 0 के करीब। इसका मीनिंग क्या होता है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये एक मैथमेटिकल लैंग्वेज है। मैं लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ?
कि भाई अगर मैं लिखना चाहता कि भाई लिमिट ऑफ टाइम इज वेरी स्मॉल, it tends to, and we take ratio of delta theta and delta t। देख इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखने के बजाय अब अगर मैं मैथमेटिकली इस चीज़ को बताना चाहता हूँ, है ना, तो आप इसको ऐसा लिखते हैं। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है, शॉर्टकट है बताने का, है कि नहीं। तो भैया यहां पर वही, जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो सेंटेंस है ना, बस वही है उसका मीनिंग। वो ये बता रहा है कि भैया देख टाइम का लिमिट बहुत छोटा है, टाइम बहुत जरा सा टाइम में अपने को निकालना है, और तेरे को क्या लेने का है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। फिर तेरे को याद आया यार ऐसी चीज़ों को तो अपन सादे सीधे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, उसके लिए एक स्पेशल टूल लगता है। फिर तो बोले वो स्पेशल टूल क्या है, तो बोले डेरिवेटिव। मतलब ये वाला फॉर्मूला अब कैसे है, डेल्टा थीटा से कैलकुलेट नहीं होगा, तो अब बोले इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव, जहां पर थीटा जो रहेगा ये फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, जहां पर थीटा जो रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा, है ना। अब फंक्शन ऑफ टाइम अब आपको मालूम होगा क्या है ना, यानी थीटा की इक्वेशन क्या रहेगी, टाइम टी के अंदर रहेगी। ठीक है, चलो मान लिया ये था एवरेज और ये था इंस्टेंटेनियस। अब आगे क्या, अब बात करते हैं उसको डायरेक्शन के लिए लेकर। तो मैं कहूंगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी is given by right hand screw rule or right hand thumb rule। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है आप राइट हैंड स्क्रू रूल से या राइट हैंड थंब रूल से भी दे सकते हैं। यानी कि भैया अगर कोई पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये मान लो यहाँ पर है पार्टिकल, इसका ये रेडियस वेक्टर है, तो आपका एंगुलर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। राइट हैंड थंब रूल, अगर भैया जो मेरे फिंगर्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो मेरा अंगूठा क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये बिल्कुल पहले की तरह ही है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर ही आ रहा था, है ना। मतलब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम डायरेक्शन में होते हैं। और अगर मैंने उसको एंगल के फॉर्म में पूछा तो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, 0 डिग्री। अरे सेम डायरेक्शन में तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। चलो ठीक है, मान लिया इसके डायरेक्शनलिटी भी पता चल गई। अच्छा इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, तो इसका एसआई यूनिट आता है रेडियन पर सेकेंड। क्या था बेटा, रेडियन पर सेकेंड। अब फिर सवाल उठता है कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो बोले डायमेंशन इसका क्या होगा, तो बोले देखो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, रेडियन का डायमेंशन क्या होता है, m0 l0 t0। कल ही देखा था ना हमने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, 0, कुछ भी डायमेंशन नहीं होता। और सेकेंड यानी कि टाइम, उसका डायमेंशन क्या होता है, t1, तो यानी कि इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा, t-। आया समझ में आपको, है ना। तो हमने ये कहा कि डायमेंशन इसका क्या आने वाला, जस्ट t-1, है ना। तो ये था इसका डायमेंशन। और एक आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको नोट करना है, एंगुलर वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज, एंगुलर वेलोसिटी को ही आप क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर वेलोसिटी को ही आप क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दोनों भी एक ही है ना, इसको सेम नाम से दिया जाता है। देख लो बेटा,
अगला चेंज इन वेलोसिटी है ना लिस्ट में। पहला कॉलम हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। और लेट आना था ना, क्या किया जाए, ले लिया जाए या भगा दिया जाए? चलो रे गधेड़ो आ जाओ, दिल दरिया है क्या करें, दिल दरिया बाकी सब समंदर। बंद कर, ठीक से बंद कर। हुआ बेटा आप लोगों का लिखना?
एक काम करेंगे अब अगली बार से, लेट आने वालों से फ़ाइन रखेंगे, है ना, तकरीबन 20-1 रुपये का फ़ाइन रखते। चाय, हाँ वही बोल रहा था पॉइंट। अनस बड़ा जानता अपने को, है ना, अनस है ना, फिर मस्त तो उसकी चाय बिस्किट खाएंगे अपन। हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ भाई? तो देखो भाई, हमारे पास एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। हो गया? अब इधर ध्यान दिया। अब यहां देख बेटा, पार्टिकल की वेलोसिटीज क्या है, v1 और v2 एट पॉइंट p1 एंड p2, p1 p2 a b जो नाम देना दो, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। सिंपल सी बात है, देखो इस वेलोसिटी का वेक्टर, देखो डायरेक्शन क्या आ रहा, ऊपर की तरफ इस तरफ नजर आ रहा, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन आपको थोड़ा सा इंक्लाइन लेफ्ट की तरफ नजर आ रहा है। तो अब मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, इसका डुप्लीकेट कहीं पे भी बना सकता हूं, एक ही बात होगी। तो मैंने इसका डुप्लीकेट यहां बनाया, है ना। मैंने बोला देख रहे भाई, ये वेलोसिटी वेक्टर यहां पर भी ले सकते, अपन कहीं भी घुमा सकते। अपन बोलेंगे कि इमेजिन कर ले वो यहाँ नहीं यहाँ है ना। तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, मतलब ये कुछ वेक्टर डायग्राम उसका ऐसा बनेगा। आप बताएंगे देखो भाई, ये आपका वेक्टर v1 है और ये आपका वेक्टर v2 है, सही है। अब देख बेटा, यहां एंगल कितना बताया हुआ है, थीटा। तो बोले फिर ये एंगल कितना होगा, बोले वो भी थीटा होगा। अब बोले ऐसा कैसा थीटा होगा, अरे सिंपल सी बात है, देख ये मेरे हाथ को तुम रेडियस वेक्टर मान के चलो, हाथ को क्या मान के चलो, रेडियस वेक्टर। और ये जो पेन है आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऊपर है परपेंडिकुलर, इसे वेलोसिटी वेक्टर मान के चलो। सब लोग गौर करें, मैंने इस तरह से उसको ऊपर लेकर आ गया, है कि नहीं। अब मेरे हाथ ने कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री। अरे ये हाथ ने कितना एंगल कवर किया, 90 डिग्री। तुम नोटिस करो इसका एंगल कितना हुआ, ये पहले ऊपर था ऐसा, है ना। अब ये पहले ऐसा खड़ा था और ये अब क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब देखो इसका एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो अगर मैं अपने हाथ को 30 डिग्री के एंगल से ऐसा बेंड करूंगा तो ये भी झुकेगा ऐसा 30 डिग्री के एंगल से। अगर मेरे हाथ को मैं ऐसा 60 डिग्री के एंगल से बेंड करूंगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर भी झुकेगा 60 डिग्री के एंगल से। यानी जितने एंगल से आपका रेडियस वेक्टर आगे बढ़ेगा, ये वेलोसिटी वेक्टर अपनी पुरानी डायरेक्शन से उतना बेंड करेगा। समझा क्या ये, है ना। तो ठीक है भाई, मैं कहूंगा अगर ये थीटा तो भैया ये भी थीटा, ये भी क्या आ जाएगा, थीटा। अच्छा ठीक है, मगर मुझे तो क्या चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, यानी वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो वो कैसे निकालूंगा, पहले तो अपन निगेटिव वेक्टर तो बनाते हैं, याद आया आपको, निगेटिव वेक्टर बनाते अपन। तो बोले ठीक है, बोले भैया ये क्या है, तो ये माइनस वेक्टर v1 है ना। फिर उसके बाद देखो ये माइनस वेक्टर v1 क्या है, शायद ध्यान दो, माइनस वेक्टर v1 और वेक्टर v2, ये देखो एक पैरेललोग्राम बन जाता है यहाँ पे, है कि। तो बोले फिर ये रिजल्टेंट आएगा, तो बोले ये रिजल्टेंट क्या इंडिकेट करेगा, ये रिजल्टेंट इंडिकेट करेगा वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। रिजल्टेंट क्या इंडिकेट करेगा, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1। तो मैं थोड़ा सा सजा के लिखने के हिसाब से मैं यहां लिखूंगा कि देखो, कंसीडर पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शून्य फिगर, लेट v1 and v2 be the velocities of particle at position p1 and p2 respectively। Then the angular displacement, एक मिनट, and लिखना पड़ेगा, and the angular displacement
between these two positions is given by थीटा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पोजीशन के बीच में का आप किस एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा. देन द चेंज इन velocity vector can be given as, तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं? अरे वेरी सिंपल, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, या फिर जिसको आप कहेंगे डेल्टा वेक्टर v. फिर मैं कहूंगा डेल्टा वेक्टर v का मैग्नीट्यूड कैसा लिखा जाएगा फिर? तो आप बोलेंगे देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कर रहे हो आप, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा. कुछ याद आया है ना? कल भी लिए थे हम लोग ने ऐसी दो वेक्टर्स के बीच का सब्ट्रैक्शन कैसा, नहीं डायग्राम फैग्राम नहीं भी बनाता चलता, आपको बीच में मालूम है दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन चाहिए आपने को, v2 और माइनस v1 चाहिए, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस v1 v2 कॉस थीटा. अच्छा ठीक है, मगर भाई मेरे एक वर्ड पे गौर करो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? स्पीड, स्पीड बोलना, वेलोसिटी नहीं बोलना. स्पीड लगातार क्या है? कांस्टेंट है. यानी कि भाई v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू के बराबर है ना? अगर v1 की वैल्यू v2 की वैल्यू के बराबर है तो उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं अपन? v लिखकर भी काम चला सकते हैं. और अगर मैं v लिखकर काम चला सकता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ v स्क्वायर कॉस थीटा. और थोड़ा सा, क्योंकि कल मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा सा मैं डायरेक्टली जंप करूंगा. आपको मालूम है आगे जाके जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बनेगा ट्वाइस v साइन थीटा बाई 2. कल ही की बात है ना, वो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे थे, ट्वाइस आर साइन थीटा बाई 2 आया था. v स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लिए थे, फिर 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बचा था. कॉस थीटा की जगह अपन ने क्या लिखे थे? फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. तो फिर बाद में वो कैंसिल होकर फिर ये फॉर्मूला बन जाता. तो चेंज इन वेलोसिटी का हमारे पास ये फॉर्मूला आता है, दैट इज ट्वाइस v साइन थीटा बाई 2. चेंज इन वेलोसिटी का यही फॉर्मूला हम लोग ने वेक्टर चैप्टर में भी देखा था, और ये फिर से दोबारा यहां पर भी आ गया है ना. तो यहां पर सिंपल सी बात है, दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में का सब्ट्रैक्शन पूछा गया है. अच्छी बात यह है कि मैग्नीट्यूड में वो सेम है. अब देखो एक दिमाग है ना, थोड़ा सा ध्यान में रखो. अब यहां से आपको ये एक्चुअली समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड सेम है. क्या सेम है बेटा? मैग्नीट्यूड. सिर्फ क्या बदला है? डायरेक्शन. क्या बदला है? डायरेक्शन. तो उनके बीच में का चेंज आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछली केस में कल जो हम लोग ने पढ़े थे, क्या चेंज हुआ था? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन. कल हमारा क्या चेंज हुआ था? रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन. और हम लोग ने चेंज इन रेडियस वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट जिसको कहा था निकाले थे, उसका फॉर्मूला बना था ट्वाइस r साइन थीटा बाई 2. फिर हमने देखा आज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ, बस वैल्यू जैसे कि वैसी था, सिर्फ क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ. और डायरेक्शन चेंज होने के कारण हमने बोला कि भाई वेलोसिटी चेंज होगी, है ना. तो भैया अब आज के दिन मैंने बोला कि भाई बताओ चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? आपने कहा 2v साइन थीटा बाई 2. आपने सिर्फ r की जगह क्या बोल दिया? v बोल दिया. अब अगर मैं कहता हूं, ध्यान देना भाई, गौर से सुनना अच्छे से, अगर एक पार्टिकल है उसके मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है, मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज होता है, तो भाई बताओ चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा? 2p साइन थीटा बाई 2. अरे भाई मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं आप? स्मॉल p से. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया देखो p1 वेक्टर p1 इज नॉट इक्वल्स टू वेक्टर p2, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मगर p1 इज इक्वल्स टू p2 जिसको सिर्फ p बोल सकते हैं आप, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? तो आप कहेंगे ट्वाइस p साइन थीटा बाई 2. है कि नहीं? कुछ भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी की आपकी चेंजेस पूछे हुए हैं और उसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? सिर्फ डायरेक्शन. याद रखें, सिर्फ डायरेक्शन.
वैल्यू नहीं, वैल्यू जैसे कि वैसी है, तभी ये फॉर्मूला लागू है। मान लो ये पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता, क्या कर रहा होता? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या आप ये फॉर्मूला लिख सकते थे? नहीं, तब नहीं लिख सकते थे, नॉन यूनिफॉर्म पे नहीं लिख सकते थे। अरे भैया वहां पर v1 इक्वल्स टू v2 कहां से लिखेंगे आप? v2 और v1 तो अलग अलग हुए ना। ये कब बना? जब v1 की जगह v1 और v2 को बराबर बोले आपने, और बाद में उसकी जगह v लिखे आपने, तब जाके उसको अपन इधर डाले, तब ये बना ऐसा फॉर्मूला। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी मैग्नीट्यूड भी अलग है, तो ये फॉर्मूला ऐसा लागू नहीं हो सकता। यहां पर ये फॉर्मूला तभी लागू है जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ हो, वैल्यू जैसी की वैसी मेंटेन्ड है। बात समझी क्या? है ना? तो ये दिमाग में रखना, क्योंकि ये आता जाएगा आगे भी, है ना। लॉज ऑफ मोशन में भी आ सकता है आपको। लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन सेकंड लॉ, है ना, उसने बोल दिया एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना, और उसने अपना सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया। सिर्फ क्या किया? डायरेक्शन चेंज किया। और भाई बताओ मेरा फोर्स कितना है? तो बोले फोर्स का फॉर्मूला क्या आएगा? तो आप कहेंगे फोर्स का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, बोले डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो बोले आपने सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया, तो बोले फॉर्मूला फिर क्या रहेगा? ट्वाइस पी साइन थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी, है ना। बात खत्म, यहाँ वैल्यू डाल दो, आ जाएगा आपका आंसर। तो ये कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने देखा, ये था चेंज इन वेलोसिटी का थ्योरेटिकल पार्ट। फटाफट नोट डाउन करो। मैं ये वाले डायग्राम मुझे अच्छा बना देता हूँ, बहुत आड़ा टेढ़ा बना है। चलो लिखो बेटा फटाफट।
A particle is moving along a circular path of radius 2 meter with uniform speed of 5 meter per second. तो हम जैसे कि देख सकते हैं पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका रेडियस जो है वो 2 मीटर है. और उसकी स्पीड जो है 5 मीटर पर सेकेंड. चलो लिस्ट बना लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है. सबसे पहले रेडियस 2 मीटर्स, स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड. What will be the change in velocity if the particle completes half the revolution? हाफ रिवॉल्यूशन में एंगल कितना डिस्प्लेसमेंट होता है? 180 डिग्री. ओके, तो आपसे चेंज इन वेलोसिटी पूछा गया है. वेरी सिंपल, डेल्टा v इज इक्वल्स टू हाउ मच? ट्वाइस v साइन थीटा बाई 2 यानी साइन 90. थीटा का आधा क्या होता है? 90 होता है ना भाई. आगे क्या? 2 मल्टीप्लाई बाई वी यानी कि 5 साइन 90 यानी कि 1 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड. सेकेंड ऑप्शन. इधर का हो चुका. फर्स्ट कॉलम सभी का हो गया है. नहीं, अब तो बिल्कुल एंट्री नहीं थी. अब आया कौन? पहचान कौन आया होगा? हाँ, अब देता क्या उसको एंट्री में? अति कर दिया उसने. टाइटल नंबर कौन सा आएगा? 5th ना? 6th है कि 5th है? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. Relation between linear velocity and एक मिनट एंगुलर वेलोसिटी. पहले कौन सा हुआ? फर्स्ट कौन सा था? रेडियस वेक्टर. दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तीसरा एंगुलर वेलोसिटी. हाँ, 5.2. देखो पहला क्या था टाइटल? रेडियस वेक्टर. दूसरा डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस है ना. तीसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. चौथा एंगुलर वेलोसिटी. पांचवा चेंज इन वेलोसिटी. छठा आएगा, 6th आएगा. है ना. तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना. ध्यान रखना इस चीज को. तो देखो भाई, हमें यहां पर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन पता लगाना है. कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्क्यूलर मोशन. इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड कांस्टेंट लीनियर स्पीड और कांस्टेंट लीनियर स्पीड स्मॉल v. तो
तो देखो वो पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, कांस्टेंट लीनियर स्पीड कितना बेटा, स्मॉल v है। ठीक है, तो एट एनी इंस्टेंट इट्स लीनियर वेलोसिटी कैन बी गिवन एज, कभी भी अगर आप लिखना चाहे तो उसकी लीनियर वेलोसिटी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, जहां पर याद रखें कि यहां पर जो डेल्टा s है वेयर डेल्टा s इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, जहां पर डेल्टा s क्या है आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या आएगा आपका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बोले ठीक है, माना कि ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। अब ऐसा है, हम लोग ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम पढ़ा है, बट डेल्टा s इज इक्वल्स टू r इंटू डेल्टा थीटा, कुछ याद आया, वो s इज इक्वल्स टू r इंटू थीटा लिखा था मैंने सिर्फ, और मैंने कहा था आप उसको डेल्टा s भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता करके। तो डेल्टा s इज इक्वल्स टू r इंटू डेल्टा थीटा होता है। हाँ जी भाई, डेल्टा s इज इक्वल्स टू r इंटू डेल्टा थीटा होता है, नो डाउट। तो क्यों ना उस डेल्टा s के जगह r इंटू डेल्टा थीटा डाल दिया जाए, तो फिर ठीक है डाल देंगे। तो देखो आप लिखेंगे देयरफॉर v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, इस डेल्टा s के जगह r इंटू डेल्टा थीटा लिखो। जी हाँ, मैंने लिख दिया उसकी जगह, और डेल्टा t जैसे के वैसे। अब r को बाहर निकालो क्योंकि वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। तो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, r को बाहर निकाल दिया क्योंकि इसमें कोई बदलाव आ नहीं रहा है। r मैंने r लिखा है, वेक्टर r नहीं लिखा भाई। आप बोलेंगे नहीं सर रेडियस वेक्टर में होता है, बेटा ये रेडियस सब स्केलर में चल रहा है, अभी कहीं पे भी बाहर आया क्या, नहीं। फिर आप ब्रैकेट वाले टर्म को गौर से देखो, है ना। अभी जब शुरुआत हमने किए थे एंगुलर वेलोसिटी, जब मैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आपको बता रहा था, देखो ये फॉर्मूला बना था कि नहीं बना था, है ना। बाद में इसको अपन ने डेरिवेटिव वाला बनाए थे। तो मैं बोलूँगा अरे भैया ये ब्रैकेट में जो टर्म नज़र आ रहा है वो तो असल में क्या है ना, एंगुलर वेलोसिटी है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। v को आप क्या लिख सकते हो, r इंटू ओमेगा। अब ये फॉर्मूले को बहुत अच्छे से देख लो, घूर घूर के देख लो, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह यूज होने वाला है। v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। v लीनियर वेलोसिटी, r रेडियस, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, इनके बीच का रिलेशन है। क्या है ना सो फॉर्मूला, v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा। v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, याद रखना ये बहुत जगह यूज होगा, आगे भी कई चैप्टर्स में भी यूज होगा। v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन है। अब बात ऐसी है कि अब इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, इन वेक्टर फॉर्म, अब जैसी मैंने कहा कि भैया हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, रेडियस वेक्टर, ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लीनियर वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बोले यार सही वाला क्या फॉर्म होगा, क्योंकि अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो रहा है, तो यहाँ क्या इस्तेमाल होने वाला है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो मैं कौन सा सीक्वेंस लिखूंगा, है ना। वेक्टर ये लिखना नहीं इधर से, क्या मैं इसको ऐसा लिखूंगा r क्रॉस ओमेगा, या मैं इसको ओमेगा क्रॉस r लिखूंगा। तो भैया इसको पहचानने के लिए फिर से अपने को वो खेल खेलना पड़ेगा जो उस टाइम खेले थे हमने। ठीक है, लाओ रेड पेन। देखो इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये इसका ओमेगा होगा, ये इसका रेडियस वेक्टर होगा, और अंदर की तरफ लीनियर वेलोसिटी, अंदर मतलब दीवार को चीरते हुए अंदर, है ना, ऊपर नहीं। ये समझ जाओ कहाँ है ना, अंदर छेद करके नहीं बना सकता मैं, समझ जाओ।
तो भाई देखो, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो भैया मान लो कि ये आपका जो है ब्लू कलर, सॉरी रेड कलर का जो है ये आपका एंगुलर वेलोसिटी है। रेड कलर का क्या है? ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। क्या है ये? ओमेगा। क्या कशा? क्या है ये? ओमेगा। ब्लैक पेन क्या है आपका? रेडियस वेक्टर। क्या है ये? रेडियस वेक्टर। और ब्लू पेन आपका लीनियर वेलोसिटी। ब्लू पेन आपका लीनियर वेलोसिटी है ना। इसका देखो डायरेक्शन ऊपर, आर का डायरेक्शन, और ये समझ जाओ है ना, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन। सबसे पहले देखो, क्या सभी वेक्टर्स के बेसिस आपस में अटैच है क्या? सभी वेक्टर्स के बेसिस आपस, बेटा इधर ध्यान दो, बेसिस आपस में अटैच है या नहीं? मगर डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बेसिस को अटैच करना पड़ेगा। लाओ धीरे 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 धीरे, अरे मैं डायरेक्शन चेंज कर दे रहा, हाँ, बिना डायरेक्शन चेंज किए ऐसा धीरे धीरे इसको करीब लेकर आओ। सभी के बेसिस अब आपस में अटैच हो गए। डायरेक्शन में कोई फर्क आया नहीं ना? ये अभी भी ऊपर है, ये अभी भी राइट में है, ये अभी भी पीछे। अच्छा, किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया? आर को और ओमेगा को। किन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई किया गया? और आंसर में कौन आया? वी। आंसर में कौन आया? वी। आर ओमेगा को मल्टीप्लाई करके आंसर में कौन आया? वी। तो जो आंसर में आता है उसे ऊपर करते हैं। तो धीरे धीरे आप इसे ऊपर करो, है ना। याद रखें ना, ये वी है। अब जब मैं सीधे हाथ को ऐसा रखूंगा, अंगूठा मेरा वी के साथ, और सीधे हाथ को ऐसा मैं करूंगा, तो सबसे पहले कौन मिला? ओमेगा। रेड कलर ओमेगा था। फिर आखिर में कौन मिला? है ना। तो अब सही सीक्वेंस क्या होगी? ओमेगा क्रॉस आर, है ना। थैंक यू। तो ओमेगा क्रॉस आर, तो ये तो गलत हो गया भैया, ये सही हो गया, है ना। ओमेगा क्रॉस आर, बिल्कुल ये रिलेशंस पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस। तो ये था वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। तो मैं यहां लिख देता हूं इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर आर। लिख लो बेटा। जिसको बातें करना है वो बाहर जा सकता है। कौन था वो चलो बोलने वाला? What is linear velocity at any point of circular path? Basic question एकदम।
A body is whirled in a horizontal circle of radius 20 centimeter. It has angular velocity of 10 radian per second. What is the linear velocity at any point of its circular path? देखो बेटा, रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी जिसको आप लिख सकते हैं 0.2 मीटर। और आपका एंगुलर वेलोसिटी जो दिया गया है 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, हमारे पास लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा। तो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू आर कितना है आपका 0.2, ओमेगा कितना है 10। तो वेरी सिंपल, v की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। इधर का हो चुका हूँ आई थिंक। A particle moves in a circle of radius 0.5 meters with a linear speed of 2 meter per second. Find its angular speed. Find its angular speed. तो उसकी एंगुलर स्पीड पता लगाइए, करिए कैलकुलेट। क्या क्या दिया है देखो, रेडियस दिया है 0.5 मीटर, लीनियर स्पीड दी गई है। हाँ, ओमेगा पूछा गया है, ओमेगा क्या होगा v/r होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आएगा, कितना आ रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड। वेरी सिंपल। तो अगर मैं कहूँगा तो भैया रेडियस कितना है इसका 0.5 मीटर्स, और आपका ओमेगा कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी v दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ओमेगा पूछा गया। अब जैसे कि आप जानते हैं v इज इक्वल्स टू आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v/r। तो v कितना है बेटा 2/0.5। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, तो वो हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। What is the value of linear velocity
if vector omega equals to 3 I cap minus 4 j cap plus k cap and vector r equals to 5 I cap minus 6 j cap plus 6 k cap. अब ये इस बार ओमेगा और आर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसका क्रॉस प्रोडक्ट है ना. तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में वेक्टर v इज इक्वल्स टू वेक्टर ओमेगा क्रॉस वेक्टर r. सीक्वेंस बहुत मायने रखता है, यानी कि i j k. ओमेगा को कोएफिशिएंट्स लिखो 3 माइनस 4 1 5 माइनस 6 6. ठीक है. अब आगे एक तो छोटे छोटे 3 डिटर्मिनेंट्स में उसको ब्रेक करो, या फिर अपना अगर आप थोड़ा सा है तो हाथ रख के भी आप उसको काम चला सकते हैं, है ना. तो जैसे कि अगर मैं बोलूँगा भाई आई कैप के क्या मल्टीपल्स आएंगे, तो ठीक है मैं इधर हाथ रखूँगा, ऐसे बोलूँगा -6 4 ज़ा -24 -6, तो ये हो जाएगा +6, है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 और ये -6 होगा, तो -24 माइनस -6 तो क्या हो जाएगा +6. फिर उसके बाद माइनस j कैप. ठीक है, अब इसको हाथ रख दो यहाँ पे. तो अब देखो क्या आएगा, 3 6 ज़ा 18 माइनस 5 1 ज़ा 5. ठीक है. फिर उसके बाद अब आई बारी आखिरी वाले की, प्लस k कैप. एक मिनट, ये क्या -4 था ना. ठीक है, तो अब इस पर हाथ रखो. 3 6 ज़ा -18 माइनस -20, तो ये हो जाएगा +20. -24 में से 6 गया, कितना बचेगा -18 आई कैप. 18 में से 5 गया, कितना बचेगा 13 -13 जे कैप +2 के कैप. ऐसा मासूम सूरत बना के बैठा हुआ खड़ा हुआ देख रहा यूँ है. 18 आई कैप 13 जे कैप, उल्टा कैसे हो जा रहा है. नहीं बराबर है, उसका गलत है. कैलकुलेशन में उसने लिखा -24 + 6, मगर लिखा पे +18, ये गलत आ रहा. ठीक है, हुआ बेटा ये वाला हो गया ना सब. क्या ये पहला प्रॉब्लम. तमाशा नहीं. बैठ जा आराम से, खड़ा क्यों. ये हो गया. अब क्या है, खत्म होने पे आए. अगला क्या है टाइटल, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना. 7th नंबर है ना. पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन.
इसमें सबसे पहले आप देखेंगे पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो, जब भी कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज किसी भी तरह का एक मोशन परफॉर्म करती है ना, या जिसको हम लोग कहेंगे रिपीटेड मोशन, यानी बार बार उस चीज को फॉलो करती है, फिर से उसको रिपीट करती है। जैसे सर्कुलर मोशन, गोल 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 गोल, जैसे पंखे के जो ब्लेड्स है ना, बार बार वो उसी जगह पे फिर से आ जा रहे हैं, और जो पहले का मोशन था वो फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं। या फिर रोटेशन, जैसे कि अगर मैं कहूँगा ये पेन को मैं रोटेट कर रहा हूँ, देखो ये पेन का कैप इधर था, थोड़ी देर के बाद घूम के वापस इधर आ गया, फिर वापस से वैसे ही घूम रहा, वापस से इधर आ गया, फिर घूम रहा, वापस से ऐसे ही आ गया। फिर उसके बाद या फिर ऑसिलेशन है कि इस तरह से आगे पीछे मूव होना। तो कोई भी मोशन जो बार बार रिपीट होता रहता है एक ही तरह से, इस तरह के मोशन को कहते हैं पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। ऐसे कई सारे हैं। आपका जो सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन है, रोटेशनल मोशन पीरियोडिक मोशन है, ऑसिलेशन पीरियोडिक मोशन है, वेव्स वो भी एक पीरियोडिक मोशन में आता है, कैलकुलेट होता है। इतने सारे पीरियोडिक मोशंस हैं, है ना। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? सर्कुलर मोशन वाला। तो मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल गोल घूम के वापस आएगा और फिर से अपना जो पुराना रास्ता था फिर से दोबारा दोहराएगा वो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि पूरा गोल घूम के वापस आने के लिए, यानी एक एक्शन क्या होगा, उसका पूरा गोल घूम के वापस आ जाना उसी जगह पे। तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। गौर से सुने, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो मैं लिखूंगा द टाइम टेकन by the particle to complete दूसरा कहाँ गया रे ब्लू वाला? वन रिवॉल्यूशन is called as period of revolution। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब जैसे कि हम जानते हैं टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला हमें मालूम है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम को क्या लिख सकते हैं आप? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भैया देखो, पीरियड को खास तौर से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका खास तौर से सिंबल होता है कैपिटल टी। एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा? एक सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 2 पाई आर, सर्कल के सरकमफरेंस के बराबर। तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर मोशन इज 2 पाई आर। और स्पीड क्या आएगा? स्मॉल v। तो मेरे पास ये एक फॉर्मूला आया टाइम पीरियड का। फिर मैं कहूंगा सिंस v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, जैसे कि आप जानते हैं कि v की वैल्यू क्या आएगी? r इंटू ओमेगा। देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन r इंटू ओमेगा। फिर ये r और ये r क्या हो जाएगा? कैंसिल। फिर t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई, यार बहुत यूज होने वाला है ये टाइम पीरियड का। ये वाला फॉर्मूला ये भी होगा, मगर ये बहुत यूज होने वाला है। 2 पाई बाय ओमेगा, है ना। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। और अगर मैं कहूँगा इसका SI यूनिट क्या आएगा? अरे टाइम है ना वो, तो SI यूनिट सेकेंड्स आएगा। और डायमेंशन क्या रहेगा?
पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का, तो बोले वो टाइम है तो इसीलिए t1 ये इसका डायमेंशन रहेगा। तो ये था हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। अब अगला फ्रीक्वेंसी। दूसरा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। वर्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? वर्ड फ्रीक्वेंसी का मीनिंग है कि कोई भी एक्शन 1 सेकंड में कितनी बार हो रहा है। तो जब हम लोग इसको कहते हैं तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। कोई भी एक्शन, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो एक पार्टिकल 1 सेकंड में कितने राउंड मार रहा है या कितना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, उसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर एक पार्टिकल या एक ऑब्जेक्ट बोलना चाहिए, पार्टिकल तो नहीं, एक ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो जब एक ऑब्जेक्ट रोटेट होगा, मैं देखता हूं 1 सेकंड में, जैसे कि मान लो कि ये पेन यहां पर है, फिलहाल शुरू में यहां पर है ना, और ये इस तरह से घूम के वापस आया। मान लो कि 1 सेकंड में ये 2 बार घूमकर वापस आ गया अपनी जगह पे, तो ये 2 हर्ट्ज, हर्ट्ज बोले तो यूनिट आएगा। ये इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है। एक पार्टिकल ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, 1 सेकंड में मान लो वो 3 बार जाके वापस आ गया, तो हम लोग कहेंगे 3 हर्ट्ज। ये क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, है ना। अब हम जब बात कर रहे हैं आसपास हमारे क्या मौजूद है? मीडियम, एयर मौजूद है। अगर हम यहाँ वैक्यूम में होते यानी स्पेस में होते, मैं कितना भी चिल्लाऊं आपके कान के पास, आपको आवाज़ नहीं आती थी, क्योंकि हमें साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। और ये आसपास का जो हमारे पार्टिकल्स है, यहाँ पर गैशियस पार्टिकल्स जो भी है, ये सब हमारे लिए मीडियम का काम कर रहे हैं। जब मैं एक एक वर्ड बोल रहा हूँ तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स है सब वाइब्रेट हो रहे हैं, और ये वाइब्रेशन आपके यहाँ तक जो कान का पर्दा होता है जिसको बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच रहा है। फिर वो आपके कान का पर्दा भी वाइब्रेट कर रहा है इस तरह से, जैसे लाउड स्पीकर वाइब्रेट करता है ना उसका पर्दा, वैसे ही ये भी वाइब्रेट करता है। इसीलिए बोलते हैं कि हेडफोन को ज़्यादा वॉल्यूम में मत सुनो, कि फिर बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, डैमेज हो जाएगा। तो फिर भैया कान का पर्दा भी वाइब्रेट करता है, फिर वो आपके ब्रेन को सिग्नल देता है ना। अब आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से उसका वाइब्रेशन होता है। अगर मैं एक लोअर फ्रीक्वेंसी का वर्ड इस्तेमाल होता है, अब लोअर फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी क्या होता है ना। पियानो तो सभी लोग ने खेला होगा बचपन में, है ना। पियानो छोटा सा आता है ना, तो भाई आपने देखा होगा उसकी शुरुआत की वाली की, अगर आप ऐसे दबाते तो टोंग, है ना, एक मोटी सी आती भोंग, और जैसे 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 आप आगे जाएंगे एकदम बारीक होती जाती, और आखिरी वाला उसको की दबाएंगे तो टिंग, है ना। तो इधर वाला टोंग, इधर वाला टिंग, है ना। तो भैया सुन रहे मेरी बात, हंसना बाद में। तो टोंग वाला जो बहुत एकदम मोटी आवाज़ आ रही थी उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, बारीक आवाज़ आती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है ना। अब ऐसा है, कॉल सेंटर्स जो होते हैं, जो मतलब कई सारे कस्टमर केयर ये वो जो सब है, उसमें ज़्यादातर लड़कियों को क्यों प्रेफर करते हैं? ऐसा नहीं कि लोग बात करेंगे ज़्यादा देर तक, है ना, इस वजह से नहीं। उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न है ना, सोशल रीज़न नहीं है, साइंटिफिक रीज़न है। तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि मर्दों की जो आवाज़ होती है वो मोटी होती है, तो जब वो बोलता है तो वो उसमें फास्ट फूस करके आवाज़ थोड़ा सा मिक्स हो जाती है, क्या वर्ड बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, वो जल्दी समझ में नहीं आता। वहीं जब वो लड़की बोलेगी तो उसकी आवाज़ बारीक होती है, तो क्या अल्फाज बोल रही है वो समझ में आती है। तो देख इधर, तो ये फर्क आता है। फ्रीक्वेंसी जो होती है मर्द की आवाज़ की वो कम होती है, औरत की आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। मतलब जो कैसा है कि जब आप बोल रहे हैं, मैं जब बोल रहा हूँ, एक जेंट्स अगर कोई बोलते हैं अपन, तो उसका जो वाइब्रेशन होता है अपने एटमॉस्फेयर का, मान लो ऐसा, इतना भी हल्के से नहीं होता। और वहीं अगर एक लड़की बोल रही है जिसकी आवाज़ बहुत बारीक है तो वाइब्रेशन तेज़ी से होता
तो इसीलिए कान के पर्दे तेजी से वाइब्रेट करते। तो अक्सर आपने सुना होगा कि जब एक हस्बैंड अपनी बीवी को चिल्लाता है क्या किरकिर लगा के रखी, तो उसकी किरकिर के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, क्योंकि उनकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना, तो वो वाइब्रेशन तेज़ी से होता है। अरे बात समझ में? मैं नहीं बोलता अपनी बीवी को अभी ऐसा। तो भैया समझ में आया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कोई भी एक्शन कितनी बार हो रहा है ना। आप इवन फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हैं, आगे पीछे सॉफ्टवेयर आते हैं कि भैया आप बोलता आदमी रहा यहाँ से लड़की की आवाज़ आती उधर, है ना। हमने तो बहुत घुमाया ऐसे लोगों को, है ना। तो भैया ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। द रिवॉल्यूशन made by the particle per unit time is called as frequency of revolution। हर एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। देखो फ्रीक्वेंसी को क्या क्या अल्फ़ाबेट से डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का आप स्मॉल n, स्मॉल f, नू, ग्रीक अल्फ़ाबेट नू, ये फॉर्मूले अल्फ़ाबेट से आप इसको डिनोट करते हैं। जनरली मैकेनिक्स में, साइंस का फिजिक्स का जो ब्रांच है मैकेनिक्स जो हम पढ़ रहे हैं, जनरली उसमें n से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जनरली आमतौर पे f से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिक्स में लाइट से रिलेटेड जो पार्ट आता है, या मॉडर्न साइंस में फ्रीक्वेंसी को आप नू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर गलती से आपने एन की जगह एफ लिख दिए, नू लिख दिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, है ना। टीचर्स को सबको मालूम है कि तीनों का मतलब एक ही होता है करके, है ना। तो ये तीनों भी सिंबल है, मगर मैं जैसे कहा कि मैकेनिक्स में हम लोग ज़्यादातर स्मॉल एन का यूज़ करते हैं, तो मैं अभी वही इस्तेमाल करूँगा, है ना। तो चलिए, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इट इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, क्योंकि कोई भी एक्शन को आप किससे कंपेयर कर रहे हैं? टाइम से, तो इसीलिए टाइम का रेसिप्रोकल कहा जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं टाइम का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर अपॉन वी, ये है ना फॉर्मूला, 2 पाई आर अपॉन वी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का। इसको ऊपर लेके जा, देखो n इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं? v अपॉन 2 पाई आर। तो ये फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला आया, v अपॉन 2 पाई आर। सिमिलर टू दैट मैं लिखूंगा, देखो भाई, n इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी को क्या लिख सकते हैं आप? 2 पाई बाय ओमेगा। तो मैं कहूंगा ठीक है भाई, 2 पाई बाय ओमेगा, फिर ओमेगा चले जाएगा ऊपर, तो फिर मैं यहां लिखूंगा therefore n इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन ट्वाइस पाई। therefore ओमेगा इक्वल्स टू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 पाई n। ये भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n। अगर आपको याद होगा n अभी क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, इसे हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है, और ओमेगा जो है उसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। तो मैं यहां लिखूंगा दिस इज द रिलेशन बिटवीन, मगर इसको बाद में लिखूंगा क्योंकि मैं SI यूनिट है और वो बाकी है। एक काम करते इसको बाद में लिखते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2, हाँ, फिर उसके बाद SI यूनिट लिख देंगे पहले। तो बोले SI यूनिट क्या आएगा? तो देखो SI यूनिट आएगा आपका सबसे पहले तो हर्ट्ज, साइंटिस्ट के नाम पे है HZ हर्ट्ज, या फिर रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, जिसे आप कैसे लिखते हैं? RPS, या फिर आप इसे लिख सकते हैं रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो SI यूनिट क्या रहेगा? हर्ट्ज, या कहेंगे आप रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड। और रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? RPS, या ऐसा लिख सकते हैं REV डिवाइडेड बाय, है ना, SEC। ठीक है, फिर उसके बाद डायमेंशन की बात करेंगे। तो डायमेंशन, है ना, तो डायमेंशन आपका आ जाएगा कितना?
देखो ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, तो इट विल बी जस्ट t माइनस 1, क्योंकि 1 अपॉन टाइम है ना, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, t1 होता है, तो इसीलिए t माइनस 1। अब ऐसा है, मैं नोट करके लिखता हूं, सिंस n इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, इसका मतलब आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन, ओमेगा इक्वल्स टू ट्वाइस पाई एन। दिस इज अ वेल नोन रिलेशन बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी and linear frequency, angular frequency omega and linear frequency small n। तो ये एक बहुत ही मशहूर रिलेशन है ओमेगा और एन के बीच का, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच का। कई जगह ऐसा होगा कि हमें एन दिया होगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ओमेगा में, या ओमेगा दिया रहेगा उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एन में, है ना। और हमेशा देखो यूनिट से पहचानना कि क्या दिया हुआ है। ओमेगा का यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड। लीनियर फ्रीक्वेंसी का क्या होता है आपका, रिवॉल्यूशंस पर सेकेंड, आरपीएस, या फिर सिंपली हर्ट्ज। क्या होता है कि कई जगह वर्ड सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ आता है ना। उसने बोला पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या बोला उसने, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड। अब बच्चे क्या समझते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी बोला बोले तो ये एन होगा, है ना। होता अक्सर होता है ऐसा कि उसने बोला फ्रीक्वेंसी ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, मगर भैया आप वो वर्ड्स पे मत जाओ। आपने लीनियर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड है क्या, ये यहाँ लिखा ना मैंने ऐसा यूनिट, क्या इनमें रेडियन पर सेकेंड नजर आ रहा है क्या आपको, नहीं, है ना। वो असल में एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अरे वो तो स्पीड भी बोल देता। अब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एट अ स्पीड ऑफ 100 रेडियन पर सेकेंड, तो कोई लोग समझते वी है, स्मॉल वी दिया हुआ है, नहीं वो भी दिया हुआ नहीं है। तो बोले फिर है क्या, तो बोले वो आप उसकी यूनिट्स को देखो क्या है, रेडियन पर सेकेंड, तो बोले ओमेगा होगा वो, तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। कई बार क्या होता है कि रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, वो बोल देता है स्पीड ऑफ 90 आरपीएस, स्पीड ऑफ 90 आरपीएस, है ना, यानी 90 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। फिर सामने वाला बोलता है कि बोले इसकी स्पीड जो है 90 आरपीएस, v इज इक्वल टू 90 आरपीएस है, गलत हो जाता है फिर से, है ना। वो उसकी स्पीड नहीं है, वो क्या है, उसका लीनियर फ्रीक्वेंसी है। आई बात समझे आपको, है ना। चलो, और सेकंड पॉइंट भी लिखना है अपने को। Second point in the note, if unit of frequency is in RPM, RPM revolutions per minute, क्या में बेटा, revolutions per unit। तो मान लो कि आपका लीनियर फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है x RPM, x RPM रिवॉल्यूशंस पर मिनट, है ना। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, x रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी मान लो RPM में दी गई है, काय में दी गई बेटा, RPM में, मगर SI यूनिट तो काय में होता है, सेकंड्स में, तो उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको मिनट्स को क्या करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक मिनट में कितने सेकंड आते हैं, 60, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड, है ना। यानी जिसको मैं लिख सकता हूं x अपॉन 60 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, x अपॉन 60 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x अपॉन 60 RPS, सब एक ही मतलब होता है। ऐसा लिखो कि ऐसा लिखो, एक ही मीनिंग होता है। आया समझ में। तो अगर आपको कोई भी
फ्रीक्वेंसी आरपीएम में दी गई हो, काहे में बेटा, आरपीएम, उसे आरपीएस में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना। आरपीएम में को आरपीएस से कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करना, क्योंकि मिनट्स कहां पर डिवीजन में है ना वो, तो मिनट की जगह मैं 60 सेकंड डालूंगा अगर तो वो डिवीजन में जाएगा, तो इसीलिए आरपीएस। आई बस समझ, लिख लो। स्पेलिंग को प्रॉपर लिखना है, मैंने फ्लो में ऐसे लिख दिया स्पेलिंग। फ्रीक्वेंस हो गया वो, फ्रीक्वेंसी बराबर लिखना उसको। किसी ने प्रिंट निकाला क्या नोट्स की? है अभी दो। क्या बोला था मैंने आज सभी के पास? आज बोला था प्लीज ट्रांसफर। देन बेटा आगे आगे। चलिए क्वेश्चंस। Calculate the angular velocity and linear velocity of a tip of minute hand of length 10 सेंटीमीटर। तो एक मिनट हैंड है आपके पास, घड़ी का जो काटा होता है तो उसमें मिनट का जो हैंड होता है ना, उसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दी गई है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं उसका, कि एक आपकी घड़ी है और जैसे उसमें एक होता है मिनट हैंड और एक होता है आवर हैंड और एक बारीक सा सेकंड हैंड भी होता है।
तो बात यहाँ की गई है मिनट हैंड की। तो मिनट हैंड की जो लंबाई इसने बताया गया है 10 सेंटीमीटर बताया गया है ना। तो देखो जब आपका ये घड़ी का जो काटा है, देखो घड़ी का काटा रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, बंद कर देना लाइट आता ना उस पर। घड़ी का काटा जो है पूरा रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है, मगर इसका जो टिप है अगर सिर्फ इस टिप की बात करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और उस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा फिर 10 सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। अच्छा, मिनट हैंड के बारे में आप और क्या बात जानते हैं? मिनट हैंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये जानते हैं कि वो 1 घंटे के बाद वापस उसी जगह पे आता है। 1 घंटे के बाद वापस उसी जगह पे आता है। मिनट हैंड वो जो बड़ा कांटा होता है मोटा सा, वो कितनी देर के बाद वापस आता है उसी जगह? 1 घंटे के बाद ना। तो 1 घंटे के बाद वो उसी जगह पे वापस आता है। तो मुझे मालूम है उसका टाइम पीरियड कितना, मालूम है उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना है? तो बोले 1 आवर। 1 आवर बोले तो कितना हो गया? 60 मिनट्स। 1 घंटा बोले तो कितना हो गया? 60 मिनट्स। और अगर मैं उसे 6 सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं तो और 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 3600 सेकेंड्स, है ना। तो मिनट हैंड जैसे ही वो उसने बोला, कोई भी हैंड बोला, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, आवर हैंड, तो भाई सबसे पहले दिमाग में लाना कि भैया उसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड पता चला गया 1 घंटा। अगर आवर हैंड की बात करेंगे तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है? छोटा वाला काटा सबसे, आवर हैंड कितनी देर के बाद वापस आएगा? 12 घंटे के बाद। अगर अभी 10 बज रहे तो अगली बार कब 10 बजेंगे? रात को, है ना, 12 घंटे के बाद। डायरेक्ट कल सुबह 10 थोड़ी बजते, है ना। तो 12 घंटा होता है उसका 12 आवर्स। तो उसका टाइम पीरियड होता है 12 आवर, यानी 12 इंटू 60 यानी 12 इंटू 3600 सेकेंड्स। अगर मैं सेकंड की काटी की बात करूँ तो ये कितनी देर के बाद वापस आता है? उधर को कॉर्नर दरवाजा को, अरे बाहर से लगा हुआ है ना, है खुला बाहर। अगर सेकंड आवर्स की बात की जाए तो वो सेकंड के कांटे की बात की जाए तो कितनी देर के बाद वापस आएगा? 60 सेकंड के बाद आएगा, है कि नहीं। और अगर 60 सेकंड के बाद आए तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? 60 सेकंड्स, है ना। अरे भाई तूने इतना खोल दिया कि भाई वो दिख भी नहीं रहा होगा। नहीं बेटा चमक रहा हूँ, वो वाला बंद कर दो ऊपर का, और तुम्हारा बंद कर दो। हाँ ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3600 सेकेंड्स, ये इसका टाइम पीरियड है। और हमें जो निकालना था, हमें क्या निकालना था भैया? हमें इसका निकालना है आपका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। नहीं, क्या बोला उसने? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो चलो पहले ओमेगा निकाल लेते हैं, क्योंकि उसने ओमेगा पूछा। तो ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब चलो कैपिटल टी की वैल्यू डालो, तो 2 पाई अपॉन 3600, यानी कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन 3600 का आधा क्या हो जाएगा आपका? 1800। तो फिर वो हो जाएगा पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड, ये आ जाएगा ओमेगा। ऐसी ही रखो, अभी इसको कहाँ आगे और सॉल्व करेंगे, है ना। पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। फिर रही बात आपके v की, तो देखो v कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग से खेलो, है ना। आप ये फॉर्मूला चूज करने के बजाय वो कौन सा था, n इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v, ये फॉर्मूला था ना अपने पास। v इज इक्वल्स टू फिर 2 पाई r अपॉन कैपिटल t। तो ये फॉर्मूला चूज करने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल करो। आपके पास एक और फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा, ये आसानी से आपको दे देगा। आपके पास r की वैल्यू है, कितनी है? 0.1। ओमेगा वैल्यू अभी अभी आई है, कितनी आई है? पाई अपॉन 1800। फिर जब ये 0.1 को नीचे लेके जाएंगे तो वो 10 हो जाएगा, यानी कि पाई अपॉन 18,000 मीटर पर सेकेंड। घर पे इसका वो रेशियो निकाल लेना एग्जैक्ट क्या आएगा, तो पाई अपॉन 18,000 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में आपको ये, है ना। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लो।
बंद कर दे दरवाजा। ठीक है। A turntable rotates at 100 revolutions per minute. Calculate its angular speed in radian per second and आपका डिग्रीज पर सेकेंड। तो आपको क्या दिया हुआ है, बताएंगे आपको क्या दिया हुआ है। यूनिट को देख के पहचानो, 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। अभी अभी आपने देखे रिवॉल्यूशंस पर मिनट किसका यूनिट है, फ्रीक्वेंसी का, लीनियर फ्रीक्वेंसी का। तो n आपको दिया गया है 100 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया उसको पर मिनट को पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करो, यानी कि 100/60 रिवॉल्यूशंस पर सेकंड। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें चाहिए यहाँ पर एंगुलर स्पीड। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 100 ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है आपका 2πn, है ना। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन है 2πn, यानी 2πn की वैल्यू क्या है 100/60। फिर 0 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3.14 × 10/3। कि कोई मुझे बताएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 3 कितना होता है, 1.147 होता शायद, चेक करो। थ्री 3.14 डिवाइडेड बाय 3, एट पॉइंट कहाँ से आएगा बेटा। अच्छा तुम्हारा ये कहना आ रहा फाइनल आंसर, फिर से एक बार चेक करो, देखो 3.3 जा 3 3.04 1.0466 है ना, मतलब 10 पॉइंट पूरा फाइनल आंसर तुम बता रहे। हाँ तो 10.46 यानी कि 47 पे बोल सकते हैं ना अपन, 47 रेडियन पर सेकेंड। अब देखो ये तो आंसर आया काय में, रेडियन पर सेकेंड में। अब अपने को आंसर चाहिए काय में, डिग्रीज में। कल ही मैंने लिखाया था कि रेडियन पर सेकेंड को डिग्रीज पर सेकेंड में मल्टीप्लाई कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता। देखो क्या करना पड़ता, क्या करते आप, रेडियन पर सेकेंड को डिग्रीज पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 360/2π या 180/π से मल्टीप्लाई करते आप। तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू, तो इन डिग्रीज पर सेकेंड कितना है वो, रेडियन पर सेकेंड कितना है वो 10π/3/360/2π यानी कि 180/π। देखो भाई मैंने क्या किया, गौर से देखो भाई, मैं थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ये ओमेगा का ये वाला आंसर नहीं डाला मैंने ये वाला डाला। बोले ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि भैया यहाँ नीचे पाई आने वाला है, तो वो पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और जब ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो फिर बचेगा क्या 1800/3, यानी कि कितना हो जाएगा फिर 600 है ना, 600 डिग्रीज पर सेकेंड।
ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल है, कल देखेंगे। बता दूं आज? वेरिएबल का एक तो बाकी रह गया, एंगुलर एक्सेलरेशन, वही नहीं हो आज। लीजिए बेटा।